इसमें हम फिजिक्स का फर्स्ट फर्स्ट या फिर कह सकते हैं बेसिक पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, हम यहाँ वेक्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। ये एक मैथमेटिक टूल्स है और ये एक चैप्टर एज अ चैप्टर हम इसको पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। यानी इसमें इस पार्टिकुलर सेशन में हमारा वोल फोकस कंप्लीटली फोकस वेक्टर पर होगा। वेक्टर क्या है, इससे रिलेटेड टैब्स और भी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम। जैसे फर्स्ट है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटी, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में रखा गया, पहले पार्ट का नाम है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा पार्ट का नाम है वेक्टर क्वांटिटी और थर्ड पार्ट आता है टेंसर क्वांटिटी। ये 11th और 12th में हम ये दोनों से ज़्यादा फैमिलियर होंगे, लेकिन जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा फिर टेंसर क्वांटिटी भी हमारे चैप्टर्स में ऐड होता जाएगा। लेकिन एज अ इंट्रोडक्शन वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ टेंसर क्वांटिटी। और हमारे इस 11th और 12th स्टैंडर्ड में ज़्यादा जो फोकस होता है, ज़्यादा जो डिस्कशन होता है, ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी का होता है, ना कि स्केलर। स्टिल वी विल टॉक अबाउट इट एज अ इंट्रोडक्शन। तो ये जो तीन पार्ट्स हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी को तीन अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। एक कैटेगरी का नाम रखा गया स्केलर क्वांटिटी, दूसरा का वेक्टर और तीसरा का थर्ड थर्ड विच नेम इज टेंसर क्वांटिटी। ऐसा तीन डिवाइड कैटेगरी क्यों किया गया? तो आंसर बहुत ही सिंपल है। एक व्यक्ति ने सोचा कि देखो, हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी है, कुछ ऐसा कैटेगरी क्रिएट कर दिया जाए और उसमें अलग अलग जैसे कि वो ऐसे क्वांटिटी एक चीज को डिफाइन करता हो उसे हम एक कैटेगरी रखेंगे, और कुछ ऐसे क्वांटिटी जो कि पहले क्वांटिटी से अलग डिफाइन करे तो हम उसे दूसरे क्वांटिटी रखें। ऐसा विचार है ताकि हम कोई भी चीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर ले और उसको डिस्कस कर सके बिना किसी एरर के, बिना किसी रुकावट के, प्रेजेंटेशन में आसानी हो। तो फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें उस व्यक्ति ने सोचा देखो, हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज है। ऐसे तो सबके पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि यार ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड है। उन्हें डायरेक्शन से मतलब नहीं, उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्वांटिटी, ये क्वांटिटी की बात रहता तो कहा जाता, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी, क्यों ना उस क्वांटिटीज को अलग कैटेगरी नाम दिया जाए और उस कैटेगरी का नाम स्केलर क्वांटिटी है, और इसमें ऐसे ही क्वांटिटीज रखें। मतलब मतलब कि वो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड उन्हें मतलब हो, तो हम उसे स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे। ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, आई विल टॉक, जैसे लेंथ हो गया, मीटर है, केजी है, ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टाइम है, ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये जो सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि जो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो सभी स्केलर है। आई विल टेल यू कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है। लेकिन अभी जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कैटेगरी में रखा गया। थर्ड पॉइंट है, दे आर एडेड बाय अलजेब्रिक मेथड्स। उसे इसलिए रखा गया क्योंकि वो अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करते हैं। वो क्वांटिटी अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करते हैं। मतलब अगर 5 जूल है और दूसरी तरफ से भी 5 जूल आ रहा है या फिर 6 जूल आ रहा है, तो सिंपल ऐड होता है, सिंपल एडिशन होता है, 5 + 6 सिंपल 11 रिजल्ट में। तो ये सिंपल अलजेब्रिक, यानी कहने का मतलब ये क्वांटिटी अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करते हैं, इसलिए ये सभी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी नाम रखा गया। एग्जाम्पल वर्क जैसे W1 है 5 जूल और W2 है -3 जूल, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? जस्ट वी अंडरस्टैंड कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, 5 - 3, जो रिजल्ट होगा 2 से होगा। ठीक है। फिर सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में देखना डिफरेंस कितना है। दोनों क्वांटिटीज, एक पहला में क्या था कि ऐसे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड था, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी ये सबके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है,
लेकिन इनके पास यूनिट्स होते हैं और डायरेक्शन होते हैं। डायरेक्शन इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल में आता है। यानी कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज ऑब्जर्व किए गए कि उन्हें डायरेक्शन की जरूरत है, बिना डायरेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट, मीनिंगलेस बन जाता है, सेंस नहीं बनाता है। इसलिए उस सभी क्वांटिटीज, व्यक्ति ने सोचा कि यार ये क्वांटिटीज की खासियत ये है कि इसके पास डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, तो इस क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज में ही रखा जाए। दे फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या था, अलजेब्रिक मेथड को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये है जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। आई विल टेल यू कि वेक्टर एडिशन क्या है, इसी चैप्टर में ये मेंशन किया गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड ऐड होता है तो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जब वेक्टर के साथ ऐड होता है तो हमेशा जो रिजल्ट आता है पॉजिटिव आता है, भले ही इनिशियली में वो नेगेटिव। यानी जब हमने मोड अप्लाई कर दिया, यानी डायरेक्शन हम रिमूव करना चाह रहे हैं और नेगेटिव साइन को रिमूव करना चाह रहे हैं, जो एट द एंड रिजल्ट हमें मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा और वेक्टर जो डायरेक्शन होगा वो रिमूव हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज मोड या फिर मैग्नीट्यूड। जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या नहीं होता है, उसके बाद ना डायरेक्शन है ना ही नेगेटिव साइन, सिंपल वो पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर देता है। हाँ, पॉजिटिव नंबर। दिस वाज अबाउट, अच्छा थर्ड बचा टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी इसी का एडवांस वर्जन है, वेक्टर क्वांटिटी इसका नहीं है, बल्कि वेक्टर क्वांटिटी का एडवांस वर्जन। ये कहता है कि इट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बट इट्स अ मैग्नीट्यूड वेरीज विद डायरेक्शन। मतलब टेंसर क्वांटिटी, ऐसा मैंने पढ़ा था कि यार ऐसे भी क्वांटिटीज हैं, बहुत ही कम होंगे लेकिन है क्वांटिटी जिनके पास दो दो डायरेक्शन की जरूरत होती है। और ये जो मैग्नीट्यूड है वो वैरीज करता है विथ मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। जैसे डायरेक्शन वैरी करेगा ये मैग्नीट्यूड भी वैरी करेगा। एग्जांपल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, परमिटिविटी है, परमिटिविटी है जिसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, परमिटिविटी को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट किया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि टेंसर क्वांटिटीज है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी और ना ही स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें जो ज्यादा फोकस होगा वेक्टर क्वांटिटी और थोड़ा बहुत स्केलर क्वांटिटी, ना कि टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए मैं आई एम नॉट हाईलाइटिंग ऑन दिस मोर। नेक्स्ट है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। सिंबल क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सिंबल की बात करें तो ये एरो ही सिंबल है। ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग एन एरो ओवर एक कैपिटल लेटर, एक लेटर है उसके ऊपर एरो रिप्रेजेंट किया जाता है और वो एरो ही इट्स अ सिंबल है, इसका सिंबल। जैसे फोर्स है, फोर्स को हम फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एफ है। तो हमें इसे रिप्रेजेंट, हमें वेक्टर यहाँ रिप्रेजेंट करना है, तो जस्ट जो एरो है इसके ऊपर ऐड होगा कैपिटल लेटर के ऊपर। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर, इट्स वेक्टर रिप्रेजेंट। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में क्या है कि इस एफ को बोल्ड कर देता है। तो वहाँ हमें ये समझना होता है, एनसीईआरटी ये कहना चाहता है कि बोल्ड क्या हुआ, इसका मतलब कि वेक्टर में फॉर्म में आ गया, समझ लो। लेकिन जो एज एज यूजुअल हम जो प्रयोग करेंगे वो ना कि बोल्ड, बल्कि ये ऊपर अप्लाई कर देंगे, ये वेक्टर, ये एरो अप्लाई करेंगे। जैसे ही ये एरो अप्लाई होगा हम ये समझ जाएंगे कि ये जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपल एफ हो जाएगा। यानी ये सिर्फ आप मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि डायरेक्शन और ना ही नेगेटिव साइन। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये तो सिंबल था, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एरो, इस तरह का एरो है। तो चलो ब्रेक डाउन करते हैं। जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसे टेल कहते हैं, और जो ये एरो में लगा हुआ है एक साइड है, एक एंड जिसमें एरो लगा हुआ है उसे हेड कहते हैं। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट आता है ये हमें देता है मैग्नीट्यूड, और जो ये एरो है ये हमें डायरेक्शन देता है। तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ हमें मैग्नीट्यूड देता है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ द एरो, ये एरो हमें डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन इस साइड में। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वन कंडीशन होता है यहाँ पर। देखो, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर्स के बीच में हम एंगल पता करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर टू वेक्टर्स है, इसमें भी टू वेक्टर्स है, इसमें भी टू वेक्टर्स है, इसमें भी टू वेक्टर्स, दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठेगा, क्या हम इस एंगल के बारे में बात करें या फिर इस साइड आउटसाइड के, क्या हम ये एंगल लें या फिर ये आउटसाइड के, ये एंगल लें या आउटसाइड के, क्या हम फिर ये एंगल लें या आउटसाइड के, क्या ये हम ये एंगल लें या फिर ये आउटसाइड। एक कंडीशन ये है
कि दोनों का जो क्या बोलते हैं अटैचमेंट है, दोनों का जो वेक्टर्स का अटैचमेंट है वो राइट वे होना चाहिए। या तो वो टेल से टेल होना चाहिए, टेल से टेल अटैचमेंट है, यहाँ पर अटैचमेंट नहीं है तो हम इसे शिफ्ट करके कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट विदाउट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इट्स वैलिड। अगर हम डायरेक्शन चेंज ना करें और मैग्नीट्यूड चेंज ना करें और अभी भी स्टिल वी आर एबल टू शिफ्ट दिस वेक्टर, तो ये अभी वैलिड है। हम इसका डायरेक्शन चेंज करने नहीं जा रहे हैं, ना ही मैग्नीट्यूड, बस इसे शिफ्ट करके यहाँ पर बैठाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि दोनों का अटैचमेंट करेक्ट वे में हो सके। तो जैसे ही अपवर्ड जाएगा यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे तो वो तो डायरेक्शन वही रहेगा और मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, बस शिफ्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट से चेंज हो गया, जो कि उससे हमें मतलब नहीं रहता। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो क्या बोलते हैं अटैचमेंट है वो क्या होगा, टेल टू टेल हो जाएगा, या तो हेड टू हेड होना चाहिए या फिर टेल टू टेल होना चाहिए, या फिर टेल टू टेल होना चाहिए। अच्छा तो इसमें भी वही है, यहाँ पर क्या है हेड टू टेल है, तो हमें टेल टू टेल करना है, तो ये इसे हम यहाँ पर शिफ्ट करना होगा इसका, ये जब यहाँ जाएगा तो टेल टू टेल अटैचमेंट दिखेगा, फिर दोनों के बीच में एंगल पता करना है। इस तरह यहाँ पे देख सकते हो ये हेड टू हेड है, अगर हम चाहते हैं कि टेल टू टेल करते हैं तो इसे डाउनलोड कर देंगे, फिर इसे आगे की ओर बढ़ा देंगे, आगे की ओर मूव कर देंगे। अब देखो एंगल की बात हुआ, तो वन कंडीशन क्या है कि अटैचमेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स शुड बी इन अ करेक्ट वे। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो दो एंगल फॉर्म होगा, एक तो इनसाइड हो रहा है एक आउटसाइड हो रहा है, तो हम किस एंगल को लें? सिंपल रूल ये कहता है कि देखो जो सबसे छोटा एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स वो हमें लेना है, ना कि बड़ा। तो एक एंगल तो आपको छोटा ही होगा, जैसे ये छोटा एंगल है और ये बड़ा है, तो हमें ये छोटा एंगल इसको लेना है। इस जैसे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये छोटा एंगल प्राप्त होगा और ये बड़ा एंगल प्राप्त होगा, और जैसे ही हम आगे शिफ्ट करेंगे तो ये छोटा एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये छोटा एंगल लेंगे। यहाँ पर क्या है, ये छोटा एंगल है इसे लेंगे, ना कि बड़ा एंगल। यानी हमें बड़ा एंगल को नहीं लेना है, जब बात आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम बड़ा एंगल को नहीं लेना बल्कि छोटा एंगल को लेना, ये कंडीशन था इस। अच्छा उसके बाद ये है फिगर, ये है फिगर, ये एक कार्टेशियन प्लेन कहते हैं शायद, शायद कार्टेशियन प्लेन। इसमें क्या देखो ये वेक्टर है जो कि 30 डिग्री पर रोटेटेड है, 30 डिग्री पर विथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड एक्स है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, यानी ए और बी के बीच में कितना एंगल, ए और बी के बीच में कितना एंगल। तो पहले नंबर तो हमें अटैचमेंट देखना होगा, तो अटैचमेंट तो करेक्ट वे में नहीं है, तो इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 30 तो ऑलरेडी है और यहाँ पर 90, तो 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 बचेगा, और 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए है वो कितना हो जाएगा, 70, 100 हो जाएगा, तो 100 इस तरह फाइंड आउट करना है। अब ये पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, देखो पीछे क्या कंडीशन है उसे यहाँ पर फॉलो करना होगा, ना तो फिर आंसर इनकरेक्ट हो चुका है। तुम्हारा आंसर अगर वो जो रूल है कंडीशन अगर वो फॉलो नहीं करते तो तुम यहाँ से आंसर ये ला सकते थे कि 20 है, 90 में से 30 हटा देते हैं तो 60 बनता है, 60 टू 80 आता है तो 80 आंसर आता। उस रूल को अगर इग्नोर किया जाए, लेकिन उसे इग्नोर नहीं करना क्योंकि वो हमें पहले वार्निंग दे देता है, कंडीशन दे देता है या रूल्स दे देता है, ताकि वो एज अ कॉन्सेप्ट वर्क करता है ना। तो जितने भी नंबरिकल्स वगैरह आते हैं तो पहले कॉन्सेप्ट का ही अहम भूमिका होता है, उसके बाद मैथ वगैरह लगता है, कैलकुलेशन वगैरह होता है, अप्लाई होता है इक्वेशन वगैरह। तो यहाँ पर शिफ्ट करना जरूरी था क्योंकि अटैचमेंट सही नहीं था। फिर एंगल बिटवीन बी वैक्टर एंड सी वैक्टर, देखो बी वैक्टर ये ठीक है, सी वैक्टर ये ठीक है, अटैचमेंट नहीं सही नहीं है, यानी अटैचमेंट सही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा, तो ये तो 20 डिग्री हो गया ना, 20 डिग्री, 20 डिग्री हो, 20 डिग्री। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड सी वैक्टर, ये ए वैक्टर है और ये सी वैक्टर, या अटैचमेंट ठीक है, ये 30 डिग्री है 20 डिग्री, इसका मतलब ये 20, तो 20 20 110 110 140, तो 100, एक मिनट, 90 किसके बीच में पूछे, ए एंड सी में ना, तो ए एंड सी 20 और 20, तो 90 तो ये हो जाएगा, 90 और 30 120, यानी सर 90 और 20 इस तरह किया था। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन आवर लिटिल बिट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ,
नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर. लेट मी सी, इज आवर, is it working or not? This is a working time. Timer is also working. Yeah, so we can be continue. Types of vectors. We have crystal clear about what is the meaning of a vector, a scalar or tensor quantity, and then we discussed angle between two vectors. Then we saw uh, little bit numerical how to find angle between two vectors. We saw rules. This attachment का होना, सही attachment होना और छोटा एंगल्स प्राप्त होना. ठीक है, अब हमारी बारी है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को लेकर डिस्कस करना. तो इसमें कुछ बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इसमें सर्टन्स लिए हैं, कुछ लिए जो कि जरूरी है. एक तरफ से जो जरूरी है वो लिए हमने यहाँ पे. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो फर्स्ट है पैरेलल और को डायरेक्शनल वेक्टर्स. तो पैरेलल से मतलब है को डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन है. को डायरेक्शन मतलब दो डायरेक्शन है जो कि दोनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है. बस में क्या है, दो वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन है. पैरेलल से हमें पूरा क्लैरिटी मिलता है. पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. पैरेलल इस केस में क्या है कि मैग्नीट्यूड एक दूसरा का ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन जब बात डायरेक्शन का आएगा वो पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में. लेकिन डेफिनेशन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये निकलता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ, एक ही तरफ डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट, कैन बी लेस और कैन बी मोर. लेकिन जो ये मेन चीज जो फैक्ट निकलता है, फैक्ट मैं कहूंगा यहाँ पर, जो थीटा है वो निकलता है 0 डिग्री. इसी का अपोजिट है एंटी पैरेलल, क्योंकि एंटी ऐड हुआ है. इसका मतलब है कि सोच के देखो, जस्ट इसका अपोजिट 180 हो जाएगा, यानी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा. ये ए साइड हो गया थी बी साइड. जो एंगल बीच इन दोनों के बीच में मिलेगा, और दोनों पैरेलल, लेकिन बस एंटी पैरेलल, तो दोनों के बीच में जो एंगल मिलेगा वो 180 डिग्री का. थर्ड है इक्वल वैक्टर्स. इक्वल वैक्टर्स में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता है. देखो इक्वल वैक्टर और पैरेलल में क्या डिफरेंस है. पैरेलल में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड कैन बी मोर कैन बी लेस, लेकिन इक्वल वैक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड शुड बी सेम एंड एज वेल डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. ये कंडीशन. तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, तो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर. यहाँ पर कंप्लीटली हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह यहाँ नहीं लिखा जा सकता जब तक मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो. हाँ, ये कहा जा सकता है कि इक्वल वैक्टर्स कैन बी पैरेलल, बट पैरेलल वैक्टर्स would would not be equal वैक्टर. समझ रहे हैं. अपोजिट और नेगेटिव वैक्टर क्या होता है, जैसे कोई एक वैक्टर इसी को अपोजिट करना, देखो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होते हैं. तो यहाँ पर क्या है, बस जो माइनस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है वो डायरेक्शन के लिखा जाता है, ना कि हम ये नहीं समझते हैं कि उसका वैल्यू नेगेटिव कम है, 0 से कम है, हम ये नहीं समझते, बल्कि डायरेक्शन यहाँ पर अगर हम वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फील्ड में है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन वो जो नेगेटिव है वो डायरेक्शन को दिखा रहा है. ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट डायरेक्शन चेंज होता है. कोप्लानर मतलब है कि बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ संख्या है, तो वेक्टर्स को वो हो सकते हैं, वो सिर्फ एक ही प्लेन पर, एक्स और वाई प्लेन में. ठीक है, एक्स और वाई प्लेन जो प्लेस प्लेस या फिर कह सकते हो कि पुटिंग ऑफ सम वेक्टर्स न प्लेन. प्लेन का मतलब समझ रहे हो, एक्स वाई प्लेन लेगा, तो क्या कराएगा कि सभी सभी वेक्टर्स वो लाई करते हैं इन द सेम प्लेन. So two vectors are always a two vectors are always a coplanar. फिर उसके बाद है नल और जीरो वेक्टर. इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन कोई नहीं है, इसमें कोई खास डायरेक्शन नहीं, कुछ खास डायरेक्शन नहीं. तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी है डायरेक्शन. तो सिंबल क्या होता है, इस तरह सिंबल होता है जीरो वेक्टर, या फिर तो ए वेक्टर ऐसे कर डबल ए लगा कर डबल ए. तो इसका मतलब होता है कि वहीं पर आ गया, उसी जगह पर आ गया. ए वेक्टर प्लस माइनस, यहाँ पर हमें जीरो वेक्टर मिलता है, या फिर जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर जीरो वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड जीरो है. उससे अगर जीरो से ऐड करेंगे तो वही वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर. नल का मतलब जीरो है. ठीक है, सिंपल. जिसमें मेन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, जो ज़्यादा फेमस है वो यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर. अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड है वो फिक्स होता है, वो वन होता है.
और इसको यूज किया जाता है स्पेशल फॉर डायरेक्शन। देखो कोई क्वांटिटी है उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो हम उसे डायरेक्शन दे सकते हैं बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर, बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड वन होता है, डायरेक्शन डिफाइन किया जाता है, जिसे यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए, एक किसी क्वांटिटी के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। सिंबल इसका जो यूनिट वेक्टर होता है ये कैप होता है, इसे कैप बोला जाता है, इस तरह का सिंबल होता है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या फिर बोल सकते हैं ये जो यूनिट वेक्टर है इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ से ये जो है ये आया है बेसिक कहाँ से, जिससे देखो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो वहीं से आता है, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ वेक्टर हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह हुआ है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर अपॉन ए, इसको लिखा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये है इक्वल ए के, डायरेक्ट ए लिख सकते हो। ये यूनिट लेस हो गया क्योंकि दोनों तरफ से कट गया यूनिट, तो यूनिट लेस हो जाता है। ए कैप है वो यूनिट लेस है, वेक्टर ए यूनिट लेस नहीं है बल्कि ए कैप यूनिट लेस है। तो ये जो मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है जो कि वन होता है, एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहीं से तो निकला है ये कैप। थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये होता है कोऑर्डिनेट्स में से बोला जाता है एक्स वाई जेड, लेकिन जब बात वेक्टर्स के आते हैं तो एक्स की जगह पर कौन आ जाता है आई कैप, वाई की जगह पर जे कैप, और माइनस एक्स की जगह पर माइनस वाई कैप, और माइनस जे की जगह पर माइनस माइनस वाई की जगह पर माइनस जे कैप, माइनस जेड की जगह पर माइनस के कैप, और जेड की जगह पर के कैप आया। नेक्स्ट क्या है, पोलार वेक्टर्स, वो those vectors whose initial point of application is fixed, ये जो इनिशियल पॉइंट है ये फिक्स्ड हो जाता है, ये फिक्स्ड पॉइंट जो वेक्टर का वो इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम पोलार वेक्टर बोलेंगे। जैसा एग्जांपल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था फोर साइड से, ये उतना कोई मतलब इससे फैमिलियर है, उतना ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है ये वेक्टर बाकी के कंपेयर। नाइन्थ है एक्सेल वेक्टर, थोड़ा सा डिफरेंट है, देयर डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो इसका रोटेशन का एक्सिस, जैसे ये रोटेट कर रहा है तो इसका एक्सिस क्या है, ये है, इसी के अलोंग डायरेक्शन, चाहे तो ये तो अपवर्ड हो सकता है डाउनवर्ड हो सकता है। तो यहाँ एक्सेल वेक्टर से हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता है, एक्सेल वेक्टर से हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना, तो रोटेशन तो इस तरह जा रहा है इस तरह, लेकिन हमें यहाँ ये डायरेक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि इसका जो एक्सिस है, जो ये तो एक एक्सिस पर ही रोटेट कर रहा होगा, तो वो एक्सिस के अलोंग ही डायरेक्शन है इसका, यहाँ पर एक्सिस ऐड हुआ तो इसका मतलब एक्सिस के अलोंग हमें डायरेक्शन मिलता है, देयर डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इट इज। अच्छा की पॉइंट क्या है, इफ ए वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, अगर एक वेक्टर को डिस्प्लेस्ड किया जाए, रिप्लेस नहीं बोल रहा है, डिस्प्लेस्ड बोल रहा है, इन फ्री स्पेस, एक फ्री स्पेस में विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर हम इसके डायरेक्शन को चेंज ना करें, इट रिमेन्स अनचेंज, और मैग्नीट्यूड को ये लगता है कि शिफ्टिंग की बात हो रहा है, शायद शिफ्टिंग की बात हो रहा है। की पॉइंट क्या है, इफ ए वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, मतलब कि एक जगह पर दूसरी जगह से डिफरेंस किया जाएगा, ये क्या रहता है, इट रिमेन्स अनचेंज। वही वो हाउ टू शिफ्ट एनी वेक्टर पैरेलल, अगर पैरेलल हम उसे शिफ्ट करेंगे उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं मतलब हमारी जरूरत है उसको शिफ्ट करना, तो कंडीशन ये कहता है कि डायरेक्शन चेंज मत करो और मैग्नीट्यूड चेंज मत करो, कहीं भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ये वैलिड है। लेकिन जहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ और मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वो वेक्टर दूसरा वेक्टर आ जाएगा, न्यू वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। लो ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, देखो राइट ऑर्डर है या अपोजिट ऑर्डर है, मतलब समझो, ये अटैचमेंट देखो क्या है, हेड टू टेल है, और यहाँ पर क्या है, हेड टू हेड है, और यहाँ पर क्या है, टेल टू टेल है, टेल टू टेल, ये ऑर्डर राइट ऑर्डर, ये अपोजिट ऑर्डर, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर इधर गया है, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंडिंग यहाँ कर रहा है, यहाँ पर देख लो क्या कर रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर से भी यहाँ स्टार्ट हो, यहाँ बीच में इनका एंडिंग हो रहा है, और ये इधर क्या हो रहा है कि दोनों एक पॉइंट से केम आउट हो रहे हैं, एक पॉइंट से, तो जो राइट हो रहा है, जो स्टार्टिंग हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है और एंडिंग यहाँ हो रहा है, तो हम इसको लेकर ज़्यादा चर्चा करेंगे इस आगे की ओर, आगे की ओर।
तो ट्रायंगल लो हम अब पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फर्स्ट जैसे यहाँ पर तीन है, एक ट्रायंगल लो है, पैरेललोग्राम है, और एक और है पॉलीगन लो शायद होगा। तो जो ज्यादा फेमस है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लो है। ट्रायंगल लो जरूरत के अनुसार हम यूज करते हैं। अगर हमें लगता है कि ट्रायंगल लो यूज करना चाहिए, क्वेश्चन को देखकर हमें अगर ऐसा महसूस होता है कि ट्रायंगल लो यूज करना चाहिए तो हम ट्रायंगल लो यूज करेंगे। या फिर हमें महसूस होता है या फील होता है कि या फिर लगता है कि रिक्वायरमेंट है पैरेललोग्राम से, तो हम पैरेललोग्राम को यूज करेंगे। पॉलीगन का कम यूज किया जाता है और वी विल सी। तो चलो देखते हैं कि ट्रायंगल लो क्या डिफिनेशन कहना चाह रहा है। इफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स हैं एक्टिंग सिमुलटेनियसली, एक टाइम पर एक्ट कर रहे हैं ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पर एक्टिंग कर रहे हैं दो वेक्टर्स एक ही टाइम पर, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स। देखो एक पार्टिकल है, वो एक ही टाइम पर एक्ट कर रहा है, तो उसे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी उस ट्रायंगल के दो साइड की हेल्प से एज अ उसके मैग्नीट्यूड हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के रूप में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरफ से डायरेक्शन में, एक तरफ से डायरेक्शन में। इसका मतलब हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे ये पार्टिकल है, ये गया यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब क्या है कि सिमल्टेनियसली हुआ है, एक ही टाइम पर उसने दो चीज कवर किया, एक ये डायरेक्शन कवर किया और एक ये डायरेक्शन कवर किया। लेकिन क्वेश्चन ये कहना चाह रहा होगा कि पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, सिमल्टेनियसली तो ऐसा नहीं होगा ना, ये तो यहाँ से ऐसे गया होगा। तो ये चीज को हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसने इतना कवर किया होगा एक्स एक्सिस में और इतना गया होगा वाई एक्सिस में। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसका जो नेट है वो कितना है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो यानी अगर ट्रायंगल लोन है तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रायंगल्स के दो साइड्स दिया हुआ है, हमें तीसरा साइड फाइंड आउट करना है और तीसरे साइड से हमें नेट रिजल्ट करना है। ट्रायंगल्स टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिया गया जो कि सही ऑर्डर में लिया गया, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उनका रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड में होगा, डायरेक्शन में होगा बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का थर्ड साइड आएगा, ऑलरेडी हमारे पास टू साइड्स है तो टू साइड से फॉर्म नहीं कर होता है, लेकिन थर्ड साइड आएगा तभी होगा, क्योंकि वो ट्रायंगल के पास तीन साइड होना जरूरी है, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो टू साइड से दिया होगा तो थर्ड साइड जो आएगा वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा और थर्ड ही हमारा रिजल्टेंट होगा। उस रिजल्टेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो इसमें अपोजिट ऑर्डर में दिया जाएगा, पहले इनिशियल फिर हेड, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ तक खत्म हुआ, तो ये अपोजिट ऑर्डर में गया। सोच के देखो ये राइट ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर क्यों यहाँ पर डिस्कस किया। तो राइट ऑर्डर क्वेश्चन में हमें इस तरह से समझाना होगा, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। रिजल्टेंट किस में होगा, अपोजिट ऑर्डर में, कुछ इस तरह। यानी हेड टू, या फिर तो इनिशियल, या फिर टेल टू हेड हो सकता है, या फिर हेड टू टेल होगा, कुछ इस तरह को, यानी अपोजिट ऑर्डर में। यहाँ पर देख सकते हैं ये अपोजिट ऑर्डर है, ये है कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, और ये जो यहाँ पर आ रहा है ये अपोजिट ऑर्डर। इस तरह जो थर्ड जो आएगा, थर्ड रिजल्टेंट, उसका जो ऑर्डर होगा वो अपोजिट ऑर्डर होगा, या तो टेल टू टेल होगा या तो हेड, दोनों होगा, दोनों। यहाँ पर देख सकते हैं टेल टू टेल है, यहाँ पे हेड टू हेड, ये आएगा अपोजिट ऑर्डर। ये चीज चेक करना, तभी हमें इस तरह अगर हम चेक करते तो हम समझते हैं कि हमने ट्रायंगल को सही अप्लाई किया। तो जो रिजल्टेड फैक्टर इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है, तो इसे निकालने के लिए क्या हो रहा है, ये इस तरह गया, इसका मतलब इसने ये भी कवर किया ये भी कवर किया, दोनों एक ही टाइम पे कवर किया। तो ऐसे क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कैसा आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरह यहाँ पर देखो ये जैसे ए वेक्टर है, ठीक, ए वेक्टर, फिर ये बी वेक्टर। अब देखो ये क्या अपोजिट ऑर्डर है, यहाँ पर टेल टू टेल है, यहाँ पर हेड टू हेड, अपोजिट। तो आर रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बोल सकते। सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों का पुट करें तो यहाँ से क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि दोनों की वैल्यू एक ही होगा, दोनों का वैल्यू एक ही होगा, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड एक है तब तो वेक्टर एडिशन इज क्या, कॉम्पिटिटिव है। वेक्टर एडिशन इज कॉम्पिटिटिव, चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो। तो सिंस ये प्रूव होता है कि ये वेक्टर एडिशन इज कॉम्पिटिटिव, चेंज उतना नहीं होता। अगर ये अगर सब्ट्रैक्शन देखोगे तो हो जाता है, लेकिन उसमें भी आता है। देखो
एडिशन एक बार समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया। तो इसमें की पॉइंट क्या है कि जो आर ये है, की पॉइंट क्या है यहाँ पर, की पॉइंट क्या है, अगर हम इस आर वेक्टर को इधर ला दें तो इसका मतलब क्या है, आर इधर आ गया, आर प्लस तो ये जीरो आ जाएगा। जीरो पे अगर ला दे तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ये की पॉइंट, यानी ए प्लस बी प्लस सी ला देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा जीरो। दिस वॉज अबाउट अ ट्राइंगल। तो थर्ड है पैरेललोग्राम। थर्ड इज अ पैरेललोग्राम। तो फोर्थ ही पेज पर, फोर्थ पेज पर नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। इसे कब यूज किया था, दो वेक्टर दिया हुआ, यहाँ पर हमें चार या पांच सेट क्रिएट करना, रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल। पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये जो दोनों साइड से एडजेसेंट है क्योंकि एक दूसरे के अगल बगल, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ओरिएंटिंग ऑरिजिटिंग ऑरिजिनेटिंग यानी ओरिजिन ये जो है फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से दोनों ओरिजिनेट हो रहे हैं, वहां से उभर रहे हैं पैरेलल के साइड्स बनाते हुए, तो दोनों एडजेसेंट कहलाए। देयर रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा एक डायगोनल, और वो स्टार्ट होगा इस कॉमन पॉइंट से। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट से पास होगा। ये कहना चाह रहा है कि देखो एक दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट किया गया, ये दोनों वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह के कि वो दोनों ओरिजिनेट किए हैं कहाँ से, एक कॉमन पॉइंट से, इस कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट किए हैं और दोनों एडजेसेंट है एक दूसरे के अगल बगल में। जो डायगोनल होगा वो यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, इसी के कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट करेगा। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर हो जाएगा, तो ये जो डायगोनल है यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अच्छे से पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है बिना कोई और अदर वेक्टर से बनाए, बल्कि इसी वेक्टर के देखो, हम जैसे जानते हैं कि किसी वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। किस तरह, जैसे यहाँ पर वो काम आ रहा है। हमें यहाँ पर इस चीज को पैरेललोग्राम फिगर देना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह का होगा, बी वेक्टर को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ए वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और एक पैरेललोग्राम मिल गया, इसमें डायगोनल भी आ गया। जो डायगोनल मेन पॉइंट है वो डायगोनल जो है वो हमें रिजल्टेंट दे रहा है। तो रिजल्टेंट कैसे आया, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से आया, तब ये रिजल्टेंट आया। चाहते यहाँ से कर सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर, तब रिजल्टेंट आ गया। मैंने कहा था कि यहाँ पर तीन लो है, पहला क्या है, टेलीग्राम लो नहीं है बल्कि ट्रायंगल लो है, और सेकेंड है पैरेललोग्राम लो, और थर्ड है पॉलीगन लो। देखो ट्रायंगल लो तब यूज किया जाएगा जब दो साइड से, पैरेललोग्राम भी वैसे होता है लेकिन हम यहाँ पर कुछ इस तरह का फिगर क्रिएट करना चाहते हैं तब। और पॉलीगन लो में क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से अधिक वेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे या तीन से ज्यादा होते हैं वेक्टर्स, तब हम पॉलीगन लो यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इफ वी इफ मल्टीपल वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, अगर बहुत सारे वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, वो क्लोज नहीं होना चाहिए बल्कि ओपन होना चाहिए, हेड टू टेल, और जो उनका अरेंजमेंट होना चाहिए वो किस तरह होना चाहिए, हेड टू टेल, जैसे टेल टू हेड, टेल टू हेड, यहाँ पर टेल टू हेड है, फिर यहाँ पर क्या, हेड टू टेल, फिर यहाँ पर क्या, हेड टू टेल, फिर टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल। इन दोनों का ऑर्डर क्या, हेड टू टेल है, हेड टू टेल। देन देयर रिजल्टेंट जो होगा वो क्लोजिंग साइड होगा, यानी जो इसको क्लोज करेगा, जो वेक्टर आया नेक्स्ट जो क्लोज कर रहा है वही हमारा रिजल्टेंट है। तो आर वेक्टर, ये देखो आर वेक्टर क्लोज कर, तो ये हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या यहाँ हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से। इनिशियली जो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां पर हम क्या रखेंगे, इनिशियल पॉइंट वहां से स्टार्ट करेंगे, फाइनल यहाँ पर आएगा तो फ्रॉम हियर टू टेल हियर, तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर इस तरह जाता है। ये सब का ऐड होते, ये सब का ऐड क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। दिस लो इज derived फ्रॉम द ट्रायंगल, ये जो लो है पॉलीगन लो, ये ड्राइव किया गया है कहाँ से, ट्रायंगल से ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकली एनालाइज ऑफ वेक्टर एडिशन पे देखिए, ये बहुत ही जरूरी है इसे समझना, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता है और ये आगे बहुत से न्यूमेरिकल्स में आएगा और हमें यहाँ से एक इक्वेशन प्राप्त होगा जो कि एक डेरिवेशन देगा या फिर कह सकते हो एक रीजन लॉजिक देगा। लॉजिक लेना है तो यहाँ से इस पार्ट से मिल सकता है, मैथमेटिकली एनालाइज है इसमें मेंशन किया हुआ है वेक्टर एडिशन का। अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू डायग्राम द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए थीटा। देखो ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच में थीटा है, दोनों के बीच में थीटा। अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होगा, होगा कि नहीं होगा? पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम देखें तो डायग्राम क्या है हमारा, डायग्राम तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हो जाएगा तो अब जैसा कि हम चाहते हैं कि पैरेललोग्राम फिगर क्रिएट हो जाए, तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ, तो ये बी वेक्टर क्लास जाएगा। फिर इसे शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ, तो ए वेक्टर क्लास जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बी वेक्टर विल बी क्या, बी, यानी ये बी क्या कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बचा क्या, यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये बीटा और ये अल्फा है, ये किसको, किसका है ये, जैसे अल्फा और बीटा, ये समीशन है किसका, इस थीटा का। अल्फा प्लस बीटा कैसे, दोनों एंगल है लेकिन दोनों अलग अलग फॉर्म किया, दोनों अलग अलग फॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। अब बात है इस चीज़ को लेकर, अगर हम यहाँ से ये ड्रॉ करें और यहाँ से ये ड्रॉ करें तो क्या ये देगा, तो इसका लंबाई हम फाइंड आउट करना चाहते हैं और इसका लंबाई हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका और इसका। तो इसका लंबाई फाइंड आउट करने के लिए हमें वेक्टर रिजोल्व वेक्टर रिजोल्व कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना होगा। अगर ये थीटा है, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बस इससे हमने एक्सटेंड कर दिया, इसे हमने एक्सटेंड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा बी, बी फैक्टर है, बी है तो बी cos थीटा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थीटा ये बी cos थीटा हो जाएगा, और जो इसके एक परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर वो क्या देगा, बी साइन थीटा। ठीक, तो देखो बी साइन थीटा प्लस बी cos थीटा क्या देगा हमें, ये बी देगा, इसका वैल्यू देगा। ठीक है, ये हमें क्यों जरूरत पड़ा, वी विल डिस्कस। जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है वो आर वेक्टर जो कि इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, इसमें एंगल ये जो ये इसके बात हो रहा है, एंगल अल्फा इसके बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या है कि एस ओ क्यू ये एक राइट एंगल दे रहा है, एस ओ क्यू एक राइट एंगल, यानी यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखो ओ से लेके क्यू तक देखें तो इसमें कितना मैग्नीट्यूड है, ए प्लस ये हो जाएगा ए प्लस पी क्यू। तो पी क्यू कितना, बी cos थीटा, तो ए बी cos थीटा हो गया, ए बी cos थीटा। अब इसमें सिंपल क्या है, बी cos थीटा सिंपल। तो कैलकुलेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इसका, तो देखो फ्रॉम डायग्राम इन अ राइट एंगल पी क्यू एस, पी एस कहाँ पर है, शायद ऐसे लिखे पी क्यू एस, इससे लिखे, ये राइट एंगल है, राइट एंगल। तो रिजल्टेंट इसका जो है ये बी वेक्टर वो इक्वल है किसका, बी cos थीटा और बी sin थीटा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी sin थीटा अपॉन बी वेक्टर पी एस यानी एस क्यू अपॉन पी एस। ठीक है, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है बी अपॉन पी, पी अपॉन एच। तो यहाँ पर ये क्या है, पी क्यू अपॉन पी एस, तो पी क्यू अपॉन पी एस हो गया। तो हम सिर्फ क्यू एस निकालना चाहते हैं, तो क्यू एस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू एस निकालेंगे। let me one thing let me attach अच्छी चीज़। दो तरीके से हमें इसका वैल्यू प्राप्त दो तरीके से, दो तरीके से will it work or not, I'm not make sure, let me check, let me check कि काम ये करेगा या नहीं करेगा। where is we were talking about कि इसके बारे में देखो यहाँ पर अगर हम अगर इसको देखें क्यू एस, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी पी साइन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर लिखने वाला शायद ये
तो यहाँ पर क्या है, ये है इट इज नॉट वर्क। तो यहाँ पर हम ये क्या सकते हैं, होल्ड ऑन, लेट मी ब्रिंग दिस इन ओपन बोर्ड। import हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग जैसे यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है यहाँ पर, तो वो है क्यू एस अपॉन पी एस। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्यू एस अपन पी एस है, तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू चाहते हैं, इसका क्यू एस का वैल्यू चाहते हैं। तो क्यू एस का वैल्यू आएगा किस तरह, क्यू एस विल बी इक्वल टू साइन पी एस। तो पी एस का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो साइन पी एस, साइन पी एस, तो यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। तो पी एस के वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये बी वैक्टर है, और ये भी वैक्टर है, ये भी वैक्टर है, क्योंकि इसी का कंपोनेंट है। तो यहाँ पर पी एस क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बी, या फिर बी साइन थीटा, और ये क्यू एस हो जाएगा। अब आता है कोस थीटा का, अब आता है कोस थीटा। तो सिंपल बात करें कोस थीटा में, सिंपल बात करें कोस थीटा में, देखो कोस थीटा यहाँ पर क्या होता है, कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये पी क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी वैक्टर, तो जो कि पी एस यहाँ पी क्यू अपॉन पी एस हो जाएगा। कोस थीटा क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन कोस थीटा विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी एस। तो पी क्यू हम निकालना चाहते हैं पी क्यू, ठीक है, पी क्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा पी एस हो जाएगा, कोस थीटा पी एस, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या, कि पी एस तो कितना है, पी एस कितना है, बी है, तो कोस थीटा बी हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए पी और क्यू एस, तो हमें क्या मिलेगा, ये रिजल्टेंट देगा। तो ये जो बी वैक्टर है, ये इट इज नथिंग बट बी साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो आर स्क्वायर क्या देगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी कोस कोस थीटा स्क्वायर है, पी क्यू की बात, ओ क्यू की बात हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा, यहाँ पे भी तो एक रेक्टेंगल मिल रहा है, तो हम इसे रिजल्टेंट की बात करें, इस रिजल्टेंट की बात, ना कि बी वैक्टर। तो यहाँ पर हमारा जो लंबाई आ जाएगा वो ए प्लस बी कोस थीटा आ जाएगा,
ए प्लस बी कोस थीटा, और जो ये है वो कितना है, बी साइन थीटा है, वो कितना है, बी साइन थीटा। ठीक है, हम ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से कि आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट ए, ये बी साइन स्क्वायर थीटा, बी साइन स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो बी साइन थीटा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोस थीटा स्क्वायर। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि memory running। मैं बात कर रहा था कि अब हमारा जो हमने इस ट्रायंगल के हेल्प से, क्या फाइंड आउट किया, इसका लंबाई और इसका लंबाई फाइंड आउट किया। तो इसका लंबाई कितना आया, बी साइन थीटा, और इसका आया बी कोस थीटा। ठीक है, अब हम ये कंप्लीटली ट्रायंगल लेंगे जो कि 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इसके लिए जो लंबाई मिलेगा, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, जो बेस का लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी कोस थीटा, और जो ये जो है परपेंडिकुलर वो कितना है, बी साइन थीटा। बस थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर आ गया, ए ऐड हो गया, ए ऐड हो गया। तब क्या हो जाएगा कि आर वेक्टर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा इन इन ब्रैकेट स्क्वायर, और फिर प्लस बी साइन थीटा इन ब्रैकेट स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ। अब इससे हमें सिंप्लीफाई करना, आर स्क्वायर तो वैसे रह जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर वाला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी एज इट। फिर उसके बाद हम इसे अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी 1 हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, बचा 2ab कोस थीटा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, सो देखो आर, तो ये जो आर जो स्क्वायर है वो चल गया इधर, और बचा यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बच गया। ये हमें फाइनल मिलेगा, और इसका यूज ज़्यादा देखा जाएगा वेक्टर चैप्टर। इसे हम अप्लाई करेंगे कि हमें रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वेशन है, यहाँ से डायरेक्शन हट गया, तो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, अगर थीटा जीरो है, इसका मतलब पैरेलल, दोनों वेक्टर्स पैरेलल, तो वो जो आर मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, वो नथिंग बट ए प्लस बी होगा। लेकिन अगर थीटा 180 डिग्री है, इसका मतलब एंटी पैरेलल है, तो आर मिनिमम होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। लेकिन क्या हो कि थीटा 90 डिग्री है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। यहाँ पर जो आर होगा वो इक्वल होगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, बिकॉज ऑफ हियर 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ देखो ये किसके लिए वैलिड था, अगर 90 डिग्री बन रहा होता दोनों नीचे, तब ये वैलिड है ना। अब यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा था, यहाँ से अगर 180 डिग्री मतलब कि हमें रिजल्टेंट है वो मिनिमम मिलेगा। मिनिमम कहने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एंगल जीरो बन गया, यहीं पर तो एंड हो, रोटेशन जीरो है। और इसमें क्या है, इसमें भी जीरो, इसमें 180 है, 180 जीरो नहीं है, इसमें जीरो है, तो जीरो है, तो इसका मतलब साइन थीटा, साइन थीटा पुट करे, साइन थीटा साइन कोस थीटा जीरो पुट करे तो 1 वैल्यू होता है, यानी ये मैक्सिमम है, 1 क्या है, मैक्सिमम, रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम 1 है, मैक्सिमम। अगर 180 पुट करे तो वो जीरो, वो टेंड्स करता है जीरो की, तो मिनिमम वहाँ से मिलता है, मिनिमम। नेक्स्ट क्या देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या सकते हैं कि दोनों एक कंसिडर करें या फिर बी कंसिडर कर सकते हैं, जिसके मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, ये आर कुछ नहीं है, आर इज इक्वल टू, ये तो इक्वेशन है। यहाँ पर देखो, अगर
पी वैक्टर है वो इक्वल है आर वैक्टर के, इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो ये दोनों वैक्टर एक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2a² आ जाएगा, और ये 2a², तो देखो 2a², 2a² कॉमन आ गया, 2a² बचा 1 प्लस, मेरा कहने का मतलब है यहाँ यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है देखो सिंपल सा है कि अगर दोनों वेक्टर सेम हो, दोनों वेक्टर सेम हो तो क्या हो रहा है, a² फिर a² प्लस 2a², ये है cos थीटा, ये है cos थीटा, दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो बचा कितना, बचा 2a² प्लस 2a² cos थीटा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या है, 2a² है, तो इसे हमें कॉमन लेंगे 2a², यहाँ पर बचा 1 प्लस cos थीटा, यहाँ बचा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो ये होगा, तब अब इसमें देखो, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है कि नहीं, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस cos थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस cos थीटा इज नथिंग बट 2a, हम यहाँ पर ये रूट हटा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो रूट कब हटेगा, रूट अब हटेगा, देखो यहाँ पर दोनों अभी अभी स्क्वायर नहीं है, तो ये देखो 2a² हो गया और ये बन गया 2 cos² थीटा, हाँ कि थीटा/2, ये इक्वल है 1 प्लस cos थीटा। अब दोनों में स्क्वायर है तो ये रूट चला जाएगा, रूट गया, रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, 2a तो बच गया, 2a एज इट आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर जो 2 है, 2 एज इट आ जाएगा, और यहाँ जो बचा है वो कितना है, कोस कोस थीटा/2, यहाँ जो बचा है वो कितना है, कोस थीटा/2, कोस थीटा/2, ये हमें प्राप्त होगा, आर के वैल्यू इतना प्राप्त होगा। या फिर कह सकते हो कि हम इस इक्वेशन को तब यूज कर सकते हैं अगर दोनों वेक्टर्स सेम है, तब हम सिंपल इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा/2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर नोट में दिया है द पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, वो लाइक करेगा या तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी उससे बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन ये छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है किसके, a प्लस बी से, सही होगा। यहाँ पर ये जो 90 यहाँ पर कितना वैल्यू, 0 वैल्यू है, थीटा है वहाँ यहाँ 0 है और यहाँ 180 है, थीटा 180, इन दोनों के बीच में लाई करेगा या फिर इसके इक्वल हो सकता है या फिर इसके इक्वल हो सकता है, यही तो पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स ऑफ अनइक्वल, देखो अब अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स की बात हो रहा है, उस टाइम क्या था कि मैग्नीट्यूड्स भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम था, इक्वल वैक्टर्स था। द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो, अनइक्वल है तो मैग्नीट्यूड जीरो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा, भले ही मैग्नीट्यूड अनइक्वल। वेक्टर एडिशन फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, जानते हैं वेक्टर एडिशन क्या एसोसिएटिव लॉ निभाता है, चेंजेस से कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, तो a प्लस बी प्लस सी है इस तरह है, तो हम इस तरह भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिजल्टेंट वही सेम आएगा। फिर उसके बाद है इफ टू वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो दो वैक्टर्स हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड है, आर एट 180 डिग्री, दोनों के बीच में जो रोटेशन है वो 180 डिग्री है, दोनों के बीच में जो रोटेशन है वो 180 डिग्री है, और 3 सच वैक्टर्स आर म्यूचुअली एट 120 डिग्री, 3 और वैक्टर्स है जो कि कुछ इस तरह से म्यूचुअली आपसे है 120 डिग्री पर, और 4 such vectors of equal magnitude are placed with successive 90 डिग्री एंगल्स पर, then their resultant is 0, तब रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा।
इस ये इसका केस बता रहा है, जैसे कि क्या है, 100 ही है, दूसरा 100 ही है, तीसरा 120, तीसरा भी 120। तो इस केस में देखो एंगल तीनों में सेम है, तो तीनों में एंगल सेम है या फिर तीनों में एंगल सेम होगा, तो इस केस में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड है वो सेम मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसमें भी क्या है, इधर साइड में 100 डिग्री है, इधर साइड में भी 100 डिग्री है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों साइड में क्या मिल रहा है, एंगल सेम मिल रहा है। अगर देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर, अगर ऑल एंगल्स देखो, इफ if in particular if in particular question if in particular vectors uh, क्या theta angles एंगल्स आर सेम अगर सेम है तो देखो इधर से देखो 100 डिग्री है, इधर भी 100 डिग्री, तो रिजल्टेंट जीरो होगा। इधर भी 120 है, इधर भी 120, इधर भी 120, तो अभी भी रिजल्टेंट जीरो होगा। चारों साइड में 90 90 तो इधर से अभी भी रिजल्ट जीरो आएगा। समझ में आया? ये था मेन पॉइंट मेरे हिसाब से। अगर इसे इग्नोर कर दिया जाए तो ये फिगर से ही हमें इंडिकेट कर देना चाह रहा है कि अगर किसी भी हाल से दोनों तरफ से अगर एंगल, चारों तरफ से एंगल सेम आ रहा है, चारों तरफ से, इसमें क्या है, इस केस में तो दो दो तरफ से आ रहा है ना, इस तरफ से चार तरफ से और इस तरफ से तीन तीन तरफ से आ रहा है, इसमें दोनों तरफ से सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड जीरो, इसमें मैग्नीट्यूड जीरो, रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते जीरो। इसमें तीन साइड तरफ से एंगल फॉर्म हो रहा है, तो तीनों में क्या सेम है, तो रिजल्टेंट जीरो, या फिर वेक्टर जीरो, रिजल्टेंट वेक्टर जीरो, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर जीरो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट केस, next is question. The possible resultant of 3 and 7 vector is। तो देखो यहाँ पर लो अंडरस्टैंडिंग है यार, यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा है कि कितना अंडरस्टैंडिंग। सोच के देखो ना कि 3n है और 7n है, ये वेक्टर की वैल्यूज है। यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबल रिजल्टेंट कितना होगा। अगर 3n है, एक वेक्टर का वैल्यू कितना है, 3n है, और दूसरा वेक्टर का वैल्यू कितना है, 7n, तो फर्स्ट है 2n, तो 2n तो इन दोनों से कम ही हो गया, तो ये तो लाई नहीं करेगा, लाई देखो लाई तो या तो इनके बीच में करेगा, या फिर 3n करेगा, या फिर 7n करेगा, या फिर इनके बीच में वैल्यू आएगा। तो देखो ये तो कोई भी हाल से नहीं आएगा, ये तो बाहर है, आउटसाइड ऑफ दिस है। अब 6n है, इसे रखता है साइड में, 11n है, आउटसाइड है, ये बाहर है, इस सबसे इसके बाहर है, 14n भी इसके बाहर है, तो जो इसमें अलाई कर रहा है वो कितना, 6n, ये राइट, ये पॉसिबल रिजल्ट, ये पॉसिबल रिजल्ट बोला है ना कि एग्जैक्ट रिजल्ट है, तो पॉसिबल ही है। जो लॉजिक सेंस, जो सेंस ये कहता है कि देखो 2n है वो, ये 3n और 7n से कम है, और 14 है वो ज्यादा है, 11 भी ज्यादा है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि या तो जीरो हो सकता है, जीरो मतलब कहने का मतलब है या तो 3n हो सकता है, या तो 7n हो सकता है, या फिर इन 7n से कम हो सकता है, या फिर 3n से बड़ा हो सकता है। यही तो हमने कॉन्सेप्ट एक छोटा सा पढ़ा, वही चीज यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, वही चीज अप्लाई। फिर डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों, ये तो आसान है, हमने ये समझ लिया कम्प्लीटली एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब आ रही है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। इसमें कुछ भी उल्टा नहीं है, बस क्या है कि हम ऐड ही करते हैं एक तरफ से, बस जो दूसरा वेक्टर है वो नेगेटिव रहता है तो हम उसको नेगेटिव ही पुट करेंगे, लेकिन ऐड करेंगे अभी भी। हम ये समझ के चलते हैं जो नेगेटिव आया, हम ये समझ के चलते हैं कि जो नेगेटिव आया है वो बस वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि एक वेक्टर तो ये है, और एक वेक्टर जो है वो ये, तो इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी। तो अब हम कह रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये कहना चाह रहे हैं, पहले ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड करना, माइनस बी का क्या है, मैग्नीट्यूड से बस इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। Adding the negative of the second vector of the to the first vector is equivalent to the
to their difference on subtracting p from a vector। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ नहीं होगा बल्कि एंगल चेंज होगा। एंगल इसलिए चेंज होगा क्योंकि इसमें एंगल चेंज हो गया ना, पहले ये थीटा था, अब क्या हो गया 180 माइनस थीटा हो गया। ये थीटा, फिर ये जो एंगल मिलेगा हमें वो क्या है 180 माइनस थीटा, ये एंगल हमें मिलेगा। इस एंगल को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, थीटा 180, ये थीटा है 180 से घटाना होगा, यही होगा। एंगल इसलिए चेंज होगा क्योंकि ये चेंज हो गया ना, ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये एंगल क्या बताएगा कि डायरेक्शन जो है इसका वेक्टर का चेंज हो गया। ठीक है, नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव आता तो नेगेटिव काम कर देता, नेगेटिव नहीं आया तो कोई तो ऐसा वैल्यू आएगा, कोई चीज तो ऐसा टर्म आएगा जो इसके डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। इसमें तो डायरेक्शन को कौन डिफाइन कर रहा है, ये एंगल डिफाइन कर रहा है। तो 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पर कोस थीटा बाय 2 बन जाएगा, कोस थीटा बाय 2। तो अब क्या है यहाँ पर माइनस आ गया, तो थीटा बाय 2। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, वहां पर ये नेगेटिव होता है। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना 180 माइनस थीटा, यानी जो थीटा है 180 के इधर ही है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वहाँ तो साइन और एक तो एक और क्या तो रहता है ना कि कोस रहता है, तो नेगेटिव बन जाएगा वहाँ -2ab cos थीटा बाय 2। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए, यानी दोनों वेक्टर सेम है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो देन हम कह सकते हैं कि 2a, यानी बस कोस की जगह साइन आ जाएगा, 2a साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, वही बात हुआ, एक कॉमन आ गया 1 माइनस कोस थीटा बाय 2, वो इक्वल होता है साइन थीटा बाय 2, 2a साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। इसको हमने पहले भी देखा था। उसके बाद नेक्स्ट है इफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू p माइनस q वेक्टर, देन रिजल्टेंट है दोनों बराबर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन है जैसे कि ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस। तो इसका कहने का मतलब क्या, सिंपल सा अगर देखें तो हमें रिजल्टेंट क्या आएगा, एक तरफ से ए आएगा इज इक्वल टू ए ही आएगा ना, ए ही आएगा, यही तो आएगा, ये आएगा। तो इस केस में थीटा कितना, इस केस में या फिर बोल सकते हो सी विल बी इक्वल टू सी, यहाँ स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, बस माइनस साइन आ जाएगा। अब दोनों साइड में ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचा क्या ए स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखो 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा, यही बचा, यही बचा। तो अगर अब हम देखें 4ab cos थीटा है, 4ab cos थीटा, ये भी तो एक तरह से कटना चाहिए ना, तो हम थीटा लाना चाहते हैं, हमें थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, उसके लिए थीटा के लिए हमें क्या करना होगा 4ab यानी 2 टू द 4, 2 टू द 4। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ से ट्विस्ट। तो थीटा कितना आएगा 90 डिग्री,